सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा। और भारत की अर्थव्यवस्था में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औद्योगिक नीति के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि औद्योगिक नीति से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग औद्योगिक नीति के बारे में। तो देखिए, औद्योगिक नीति तो भारत में पहले एकाधिकार बाजार व्यवस्था थी, जिसे बाद में प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था किया गया। तो भारत में जो बाजार व्यवस्था थी 1991 से पहले, वो मोनोपोली मार्केट था। मतलब भारत में यहाँ पर पूरी तरह बाजार पर नियंत्रण भारत सरकार का था, जो कि 24 जुलाई 1991 के बाद से इसे प्रतिस्पर्धी बाजार मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट किया गया। 24 जुलाई 1991 के बाद भारत सरकार ने भारत की मार्केट को कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाया। और ऐसा क्यों किया गया? तो इस समय भारत में औद्योगिक विकास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो देखिए होता क्या है, 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और इस नीति को एलपीजी या फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण है ये एलपीजी या फिर उदारीकरण की नीति। तो देखिए इस नीति में जो एल है उसका मतलब है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। तो एलपीजी की नीति अपनाया जाता है 24 जुलाई 1991 को, जिसे नई औद्योगिक नीति कहा जाता है। तो नई औद्योगिक नीति क्या है, इसमें क्या हुआ, उसके बारे में आप आगे देखिए। तो देखिए उदारीकरण। तो उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या फिर उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा नियंत्रण लगाए गए थे उस पर ढील दिया गया। सरकार ने कुछ व्यापार पर ढील दिया, साथ ही कुछ व्यापार पर जो नियंत्रण लगाए गए थे उसे हटा भी दिया गया, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था आर्थिक विकास करना। तो आर्थिक विकास करने के लिए सरकार ने व्यापार तथा उद्योगों में थोड़ा सा ढील दिया, साथ ही कुछ जो नियंत्रण लगाए थे उसे हटा भी दिया। तो ये था आपका उदारीकरण। निजीकरण की बात करें तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका देने का उद्देश्य से आर्थिक सुधार किया गया। तो अब सरकार क्या करती है कि राष्ट्र की सुधार के लिए जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र है, तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें भी जो बड़े बड़े लाइसेंसी उद्योग है उसमें आर्थिक सुधार करने के लिए निजी क्षेत्र को भी मौका दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर मौका मिल जाता है कि सरकार के प्रमुख उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए।
तो ये था निजीकरण की व्यवस्था। तीसरा था वैश्वीकरण। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दिया गया, मतलब वैश्वीकरण किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो ये है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था, जिसे एलपीजी नीति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से ये औद्योगिक नीति लाया गया था। देखिए, इस नीति में 18 उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से घटाकर 13 कर दिया गया। मतलब सरकार जो है अपने पास 18 उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता के अंतर्गत रखे थे, उसे हटाकर वो 13 कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि 5 उद्योगों को उस समय छोड़ दिया गया लाइसेंस की आवश्यकता से अलग करके। आगे देखिए, तो 18 से 13 कर दिया गया था 1991 में, जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता थी उद्योगों को। लेकिन वर्तमान में 4 ऐसे उद्योग हैं जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता है। 4 उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता है। 1991 में 13 थी, अभी 4 है। और कौन कौन से वो उद्योग है उसके बारे में आप देखिए। तो पहला है तंबाकू की वस्तु। तो तंबाकू संबंधित जितने भी उद्योग है उस पर लाइसेंस की आवश्यकता है वर्तमान में। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण के लिए, इसमें भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि गवर्नमेंट के अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा, खतरनाक रसायन। चौथा, औद्योगिक विस्फोटक। तो ये 4 उद्योग है जिस पर अभी लाइसेंस की आवश्यकता है, जो कि सरकार के द्वारा अधिकृत है। महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में किन उद्योगों पर लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ये 4 उद्योग है जहां पर लाइसेंस की आवश्यकता है। आगे देखते हैं हम लोग। साथ ही ये भी देखिए, जो कि आरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। तो ये 2 क्षेत्र जो है वो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब सरकार के अंतर्गत आरक्षित है, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जब इस नीति को लाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए, नरसिम्हा राव थे इस समय भारत के प्रधानमंत्री। भारत में एलपीजी या फिर वैश्वीकरण का अग्रदूत है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एलपीजी नीति के अग्रदूत या जनक कहे जाते हैं भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि इस समय तात्कालिक भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए इन्हें अग्रदूत कहा जाता है एलपीजी नीति का या फिर वैश्वीकरण का। देखिए, साथ में इस नीति को राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है। राव मनमोहन सुधार
कहा जाता है एलपीजी नीति को। फिर 1991 के बाद अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग आयोग या संस्था का गठन किया गया। तो 1991 के बाद जो आयोग या संस्था गठित हुए हैं उसके बारे में देखिए। तो देखिए सबसे पहले सेबी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में और इसका क्षेत्र था पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार से संबंधित आयोग या संगठन की बात करें तो सेबी। उसके बाद देखिए दूसरा ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना होता है 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय था नई दिल्ली और इसका क्षेत्र है दूरसंचार का। तो दूरसंचार से संबंधित क्षेत्र ट्राई के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना हुआ है 1997 में। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा कि कौन सी संस्था कब स्थापित हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है और उसका कौन सा क्षेत्र है। आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट IRDA, 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 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ 1999 में। मुख्यालय हैदराबाद और क्षेत्र है बीमा का क्षेत्र। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिए प्रमुख नीतियां एवं उनके जारीकर्ता या फिर नियामक। जारीकर्ता या नियामक दोनों एक ही है। तो हम लोग नीति की बात करें तो देखिए सबसे पहले मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से संबंधित आंकड़े जो है वो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट है, RBI जारी करता है मौद्रिक नीति से संबंधित आंकड़े को। विदेश व्यापार नीति की बात करें, विदेश एवं व्यापार मंत्रालय जो है इससे संबंधित नीति या फिर आंकड़े जारी करता है। तीसरा देखिए राजकोषीय नीति की बात करें तो वित्त मंत्रालय जो है वो राजकोषीय नीति से संबंधित आंकड़े जारी करता है। चौथा है आर्थिक सर्वेक्षण, तो इसे भी वित्त मंत्रालय जारी करता है। और पांचवा है बजट, तो इसे भी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन जारी जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को आप याद रखिए। बाकी आपका ये जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।